हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। ये जो इतनी बढ़िया टेबल है जो मेंडलीफ ने दी, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर मेंडलीफ फेल क्यों हुए। इतनी बढ़िया मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, पहला क्लासिफिकेशन, पहला पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो दिया। क्लासिफिकेशन तो बहुत लोगों ने दिए, डोबेर्नियर ने अपने ट्रेड्स दिए, न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स ला दिया, लेकिन पहला जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो दिया वो किसने दिया? मेंडलीफ ने दिया। और इस सब के बाद भी मेंडलीफ फेल हो गए, इस टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका क्या रीजन था? तो आज के वीडियो में डिटेल में हम स्टडी करेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, कि इतनी बढ़िया पीरियडिक टेबल देने के बाद क्यों मेंडलीफ फेल हो गए, क्यों इस टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि क्या लिमिटेशंस हैं। 2 लिमिटेशन 3 लिमिटेशन आपसे पूछ ली जाती है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल की, और जो इतनी ही है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन सिंगल एक ही हाइड्रोजन होता है? क्या क्लोरीन केवल अकेला क्लोरीन ही होता है? नहीं, इनके और भी कई फॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आपने 9th में आइसोटोप्स पढ़ रखे हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर तो जिनका सेम है पर जिनका मास नंबर डिफरेंट है, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और मेंडलीफ यही गलती कर गए, इन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। छोड़ देते तो क्या चला जाता इनका, पर क्या करते बेचारे, उस टाइम पे आइसोटोप्स हैं वो डिस्कवर्ड ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं था भाई हाइड्रोजन आगे चल के 3 फॉर्म में आ जाएगा। 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। देखिए 1H1, 1 क्या है एटॉमिक नंबर, फिर 1H2 और फिर 1H3। तो ये 1, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 35.5 होता है और दूसरे का 37 होता है। तो ऐसे कई सारे जो आइसोटोप्स हैं कुछ एलिमेंट्स के, और उनके लिए मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। देखिए ये हाइड्रोजन रखा है, अब एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे थे ना हम। भाई मेंडलीफ ने क्या कहा, मेंडलीफ पीरियडिक लॉ क्या कहता है? इसने कहा कि हम एटॉमिक मास के ऊपर The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass, atomic weight। तो मतलब जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेंडलीफ के अकॉर्डिंग किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, और इनके हिसाब से हमें इसको रखा जाना चाहिए था। तो भाई इसका जब मास 2 है तो फिर ये इसके आगे आ जाना चाहिए था, 3 है तो फिर इसके आगे आ जाना चाहिए था, पर इन्होंने ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई। तो इसलिए जो आइसोटोप्स हैं उनके लिए यहां पे जगह स्टेबल नहीं थी। मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अंदर स्पेस भी नहीं था। क्लोरीन देखो कहां पे मिलेगा आपका, ये आपका क्लोरीन है, इसके लिए भी यहां पे क्लोरीन का एक और आइसोटोप है, उसके लिए जगह नहीं है जिसका 37 मास होता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी मेंडलीफ पीरियडिक टेबल की। जो जो आइसोटोप्स हैं उनको आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो इन आइसोटोप्स की पोजीशन को मेंटेन करने में मेंडलीफ है वो फेल हो गए। जब पूछा गया कि भाई इन आइसोटोप्स का क्या करें, मेंडलीफ जी से पूछा किसी ने, तो बोले कि इस चीज का आंसर हमारे पास नहीं है। तो ये क्या हो गई, इनकी एक लिमिटेशन हो गई। इनको आप ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, इनको आप लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, और फेलियर के रीजन भी कह सकते हैं कि क्यों मेंडलीफ की जो पीरियडिक टेबल थी वो फेल हुई, उसके रीजन क्या थे। तो पहला रीजन आ जाता है आपके पास। तो क्या केवल ये एक ही रीजन था? नहीं। अब दूसरा रीजन जो आ जाता है आपके पास वो क्या है? देखिए यहां पे जो आपके पास कुछ एलिमेंट्स के साथ मेंडलीफ ने क्या किया, देखिए 2-2 3-3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप के अंदर, एक एक बॉक्स के अंदर रख दिया। आप देख सकते हैं आयरन का एटॉमिक मास 55.85, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 और निकल का एटॉमिक मास 58.71। क्या इन सभी का एटॉमिक मास सेम है? क्या ये आइसोबार हैं? आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोबार होते हैं। क्या इनका एटॉमिक मास सेम है?
नहीं है, तो फिर इनको एक साथ कैसे रखा जाता है? भाई मैंडलीफ ने तो ये कहा था ना कि मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको राइट डाउन करूंगा, तो फिर अब इनको एक साथ क्यों रख दिया आपने? तो इस बात का आंसर भी मेंडलीफ के पास नहीं था। और केवल यही नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जिनका यहां पे वेट है वो हैवी था, बाद में आने चाहिए थे। लाइट वाले पहले आएंगे भाई, हैवी वाले बाद में आएंगे, पर मेंडलीफ ने उल्टा कर दिया, हैवी वाले पहले आ गए और लाइट वाले बाद में चले गए। मतलब हैवियर एलिमेंट्स को पहले रख दिया और लाइटर हल्के एलिमेंट्स को बाद में रख दिया। जो अपने मेंडलीफ का, जो अपना खुद का मेंडलीफ का रूल था प्रेडिक्टेबल का, उसी को उसने ओबे नहीं किया, उन रूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये सेकंड यहां पे बहुत बड़ी एक और लिमिटेशन हमारे सामने आती है। क्या कहा मैंने? देखिए, एलिमेंट्स के जिनके मास अलग अलग है उनको एक साथ रख दिया गया है, मिस्टेक है, ठीक है ना। अपने ही रूल को तोड़ते जा रहे हैं मेंडलीफ। और दूसरा, हैवी वाले जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको पहले रख दिया है और जो लाइटर है, हल्के हैं, उनको बाद में। अब जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए देखें तो ये हमारे पास जीरो ग्रुप है भाई, वहां पे नोबल गैसेस तो उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं थी, पर इन फ्यूचर कभी ना कभी तो होंगी ना। ये बात तो मेंडलीफ खुद कह रहे थे भाई, इनर्ट गैसेस कभी ना कभी आएंगी, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो बिल्कुल नोबल होंगे, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और उनके लिए अलग जगह भी छोड़ के गए मेंडलीफ, जो कि अचीवमेंट्स में हमने पढ़ा था। लेकिन तो फिर जब वो एलिमेंट्स आएंगे तो उनका भी तो कुछ मास होगा। जैसे कि यहां पे आर्गन का मास होगा अपना कुछ ना कुछ 39.9 होता है। आर्गन का जो मास होता है कितना होता है? 39.9, जो कि एक इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस है तो इस ग्रुप में आएगी, यहां पे आएगा भी हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन। अच्छा, फिर उसके बाद देखो पोटेशियम। अब पोटेशियम का मास कितना? 39.10, और आर्गन का मास इससे कम है, तो आर्गन पहले आना चाहिए, पोटेशियम बाद में। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? पोटेशियम को फिर यहां रखना चाहिए हमें, और पोटेशियम को अगर यहां रख दिया तो इस यहां पे जीरो ग्रुप के अंदर जो गैसेज आएंगी, नोबल गैसेज, उनसे पोटेशियम की प्रॉपर्टी मैच नहीं खाती। और अगर हम आर्गन को यहां रख देते हैं तो आर्गन की प्रॉपर्टीज सोडियम और लिथियम के साथ मैच नहीं खाती, इन मेटल्स के साथ मैच नहीं खाती। तो इसका मतलब ये गड़बड़ हो गई मेंडलीफ से। तो यहां पे जिनके मास डिफरेंट थे उन एलिमेंट्स को भी एक यहां पे बॉक्स के अंदर रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। ये मिस्टेक करी मेंडलीफ ने, दो तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, और कई हैवी एलिमेंट्स थे उनको पहले रख दिया, और लाइटर जो एलिमेंट्स थे उनको बाद में रखा। तो ये दूसरी बड़ी ड्रॉबैक थी मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल के लिए। और तीसरा ड्रॉबैक आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज भी एक ड्रॉबैक है। देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की पोजीशन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि देखिए, लिथियम एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, रुबिडियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल, ओरम एक मेटल, सारे के सारे मेटल्स हैं। और इनके साथ ये हाइड्रोजन भाई क्यों रख दिया? गलत बात है, नहीं रख सकते आप, क्योंकि इनकी तो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ, हाँ वो अलग बात है, हाइड्रोजन हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, डोनेट कर देता है, और यहाँ पे मेटल्स के जैसी टेंडेंसी शो कर देता है, पर है तो एक गैस भाई, है तो एक गैस, तो इनको मेटल्स के साथ आप कैसे रख सकते हो? तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन गलत है। और आज भी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर इसको इसी पोजीशन पे रखा जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ऊपर। तो मेंडलीफ अकेले को दोष देना इस बात के लिए कुछ ज्यादा यानी सही बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी तो हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर पाए। पर जो ड्रॉबैक है वो तो है, जो बात मेंडलीफ ने नहीं बताई, किसी और ने भी नहीं बताई, तो है तो ड्रॉबैक ही वो। तो ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए मेंडलीफ, ठीक है। और इसको देखिए, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है ना वो हैलोजन्स के साथ भी मैच खाती है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे कुछ हैलोजन्स होते हैं जो नॉन मेटल्स हैं और गैसेज हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी जिनकी है, तो उससे भी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये गैस है ये भी, तो इनके साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती, तो इनके साथ भी इसको रखा जा सकता था। तो इसलिए हाइड्रोजन की एक कोई फिक्स पोजीशन है वो नहीं मिल पाई मेंडलीफ को, और ये भी इनका एक ड्रॉबैक बना। तो ये कुछ रीजंस थे, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है इनको उठाना और ऐसे कैसे राइट डाउन कर देना, चिंता मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क्स नहीं कटेगा आपका। तो हमने बात करी कि क्यों मेंडलीफ हैं वो फेल हुए, इतनी बढ़िया
पीरियडिक क्लासिफिकेशन देने के बाद भी। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ मैंडलीफ पीरियडिक टेबल। अब इसके बाद आती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आज हम पढ़ते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं और जो किसने दी, हेनरी मोसले ने दी। और हेनरी मोसले के साथ बराबर यहां पे कंट्रीब्यूशन नील्स बोर का भी रहा। नील्स बोर ने भी साथ मिलकर के हेनरी मोसले के साथ काम किया। भाई नील्स बोर ने क्या बताया था, एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बातें बताई नील्स बोर ने, तभी तो एटॉमिक नंबर के बारे में हमें थोड़ा यहाँ पे नॉलेज मिला। अब जो नया जो आपके पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल ला आएगा, वो अब तक तो एटॉमिक मास के बेसिस पे हम चलते जा रहे थे, पर अब एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं चलेंगे। अब नया लाया आएगा, वो क्या कहेगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब अब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगे, ये हेनरी मोसले ने बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियडिक लॉ को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एग्जाम का टाइम है, किसी न किसी बच्चे के ये वीडियो है, ये इन्फॉर्मेशन है, वो काम आ सकती है। तो आपका एक शेयर है, किसी का भला हो सकता है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियडिक लॉ के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।